1857 बज उठा पहले स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल। अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी। पूरे 90 साल बाद भारत आजाद हुआ, मगर पहले संघर्ष की चिंगारी समर की ज्वाला बन गई। अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई। यादें भले ही धुंधली पड़ गई हों, लेकिन आज भी वो प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें गवाही देती हैं उस क्रांति की। दिल्ली का लाल किला, यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती मिली। संग्राम दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ। अगले दिन जब सैनिक दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने वहां के सैनिकों के साथ मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना नायक और भारत का बादशाह घोषित किया। 1857 के भारत में प्रतिरोध का स्वर गूंज रहा था। चाहे वो बंगाल हो, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश, हर तरफ से अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोग नारे बुलंद कर रहे थे। इसका एक कारण तो ये था कि लोग असंतुष्ट थे। दूसरी ओर कारीगरों और किसानों की मुश्किलों ने आग में आहुति का काम किया। अंग्रेजी हुकूमत जमींदारों की जागीरें हड़प रही थी। बंगाल के खेतीहर किसानों और कंपनी द्वारा निकाले गए सिपाहियों ने मिलकर प्रतिरोध सन्यासी विद्रोह के रूप में प्रकट किया। 1763 से लेकर 1800 तक ये विरोध जारी रहा। अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ाते रहे, मगर उन्हें भारतीयों के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। उड़ीसा के जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह 1804 से 1817 तक चलाया। मैसूर में विद्रोह 1800 से 1831 तक चला। पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के मुखियाओं ने 1832 तक अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ विद्रोह चलाया। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सतारा, कितूर में विद्रोह 1824 से 1844 तक होता रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद 1824 में शुरू हुई। अलीगढ़ के तालुकदारों ने 1814 से 1817 तक और जबलपुर के बुंदेलों ने 1842 में विद्रोह खड़े किए। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर उसे हथिया लिया। अंग्रेजों की ज्यादती से अवधवासी तो नाराज थे ही, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के वो सिपाही भी नाराज हो गए जो अवध से ताल्लुक रखते थे। अंग्रेजों ने यही नहीं, वहां के जमींदारों और तालुकदारों की सारी जमीनें भी हड़प कर ली। अंग्रेजी वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी की रियासतों को हथियाने की नीति से देसी राजाओं में भगदड़ मच गई। जो सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, उनका वेतन तो कम था ही, साथ ही साथ अंग्रेज उनके साथ बदसलूकी करते, उन पर समय समय पर ज्यादतियां करते। 1857 तक आते आते जन आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने एक बहुत बड़े संघर्ष का रूप धारण कर लिया। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमें ये बताएं कि 1857 के संग्राम से पहले ही भारत में ऐसी संभावनाएं मौजूद थीं जिसने इस संग्राम को अंग्रेज़ों के खिलाफ और आगे भड़काया। बिल्कुल मौजूद थी जी। 1857 के करीब 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने अपनी राज जमाई हिंदुस्तान में, 1757 के करीब जी, उसके आसपास, और तब से लेके करीब हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा विद्रोह होता रहा। तो ये नहीं है कि 1857 में पहली बार ही विद्रोह हुआ। अंग्रेज़ों के रहने से कई तबके के लोगों को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से सफ़र करने वाले जो वीवर्स हों या कला काम करने वाले लोग हों, हथकरदार,
उनकी सारी नौकरियां जाने लग गईं, तो काफ़ी डिसअफेक्शन, असंतोष था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और चारों तरफ छोटे छोटे रिवोल्ट्स होते जा रहे थे। 1857 इनका एक अल्टीमेट आखिरी रिवोल्ट इस किस्म का, जो कि बहुत बड़ा था, जो कि देशव्यापी था। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि उसके पहले ये नहीं कि पहली बार ही हुआ, चारों तरफ एक बहुत पहले से ही असंतोष था, माहौल माहौल बहुत नाखुश था। जी, ऐसा देखा गया था उस वक्त। एक प्रमुख शक्ति थी, वो सभी धर्म के लोग, सभी जात के, सभी रंग भेद को भुला के एक मंच पर आए थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने नारे बुलंद किए थे। तो अंग्रेज़ों ने, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी इस चीज़ को दबाने के लिए? क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ये आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्योंकि आप मुझे आज पूछ रहे हैं, इसीलिए आपने ऐसा शुरू किया कि सब भेदभाव भूल के लोगों ने इकट्ठा लड़ा। ये जो भेदभाव और मज़हब के हिसाब से लोगों का अलग होना, ये हुआ ही बाद में। जब 1857 के पहले जब कम्युनलिज्म फैली नहीं थी, कम्युनलिज्म तो बाद में फैली, ये पहले ये सवाल ही नहीं उठाया जाता था। 1857 के करीब कई 100 साल पहले अकबर जब लड़ाई करने जाते थे तो गंगा जल पी के जाते थे। शादी किससे करते थे? हिंदू से करते थे। तो ये हिंदुस्तान में एक हर एक मज़हब के लोगों का साथ रहने का, सारा सूफी मूवमेंट, सारा भक्ति मूवमेंट, गुरु नानक को सुनिए आप, हर एक मिक्सचर एक अपने आप ही बनता जा रहा था। और इसीलिए जब 57 की जो लड़ाई हुई, इसमें ये किसी ने सोचा ही नहीं कि मेरा जनरल कौन है, हिंदू है कि मुस्लिम है। लक्ष्मीबाई जैसे रानी झांसी, इतनी बड़ी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उनके साथी थे मुसलमान थे, सबसे क्लोज साथी जो थे मुसलमान थे। वाइसी वर्षा नाना जी का जो थे, उनके साथी जो थे वो भी मुस्लिम थे। तो ये चारों तरफ आप ये देखेंगे कि ये सवाल उठता ही नहीं था। परंतु जब अंग्रेज़ों ने देखा कि इकट्ठे हिंदुस्तान के लोग लड़ सकते हैं, तब ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई जाती है पहली बारी। 1857 के बाद हिंदू और मुसलमानों को कैसे अलग करना चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। कास्ट वाइज कैसे लोगों को डिवाइड करना चाहिए, आर्मी को कैसे रीऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि अलग अलग रेजिमेंट्स में अलग अलग कास्ट के बनाए जाएं, महार अलग होंगे, राजपूत अलग होंगे, सिख अलग होंगे। मार्शल रेसेस का नोशन पहली बार ही बनता है। ये पहले नोशन ही नहीं था कि मार्शल, कोई लोग मार्शल हैं। सारी आर्मी जिन्होंने म्यूटिनी करी, उसमें लोग थे बिहार से, बंगाल से, मद्रास से। ये तो कोई मार्शल रेस तो नहीं माने जाते थे। उनको कह दिया गया ये तो बाबू हैं, इनसे कहाँ लड़ाई होती है। सिख, पठान, राजपूत, ऐसे इनको मार्शल। ये नोशन ऑफ मार्शल रेसेस पहली बारी अंग्रेज बनाते हैं टू डिवाइड द पीपल, ताकि कुछ लोग सोचें कि हम तो इनसे अलग हैं। तो ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि अंग्रेज़ों को ये सबसे बड़ा धक्का इस चीज़ से लगा था। इससे नहीं कि रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट तो हो ही रहे थे, और इससे भी नहीं कि बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, पर इससे कि ये यूनाइटेड इंडिया एक हो सकता है। इससे उन्होंने सबसे बड़ी सीख 1857 ने, मेरे हिसाब से उन्होंने ये सीखी कि भारत को अब डिवाइड करके रखना जरूरी है। और कई किस्म की डिवीज़न उन्होंने कोशिश करी, अर्बन, रूरल, हिंदी, उर्दू, हिंदू, मुस्लिम, रीजन के हिसाब से बंगाली, यूपी, पंजाबी, हर किस्म के डिवीजन ट्राई किए। कुछ ज़्यादा वर्क किए, कुछ कम वर्क किए। पर ये डिवीज़न, डिवाइड एंड रूल जो आप कह रहे हैं, ये सही नहीं है कि अंग्रेज़ ने आते ही ये शुरू किया, पर 1857 ने उनको ये सिखाया कि करना जरूरी है, जब उन्हें इस चीज़ को पकड़ी कि यही शक्ति है भारत की। अच्छा, उस वक्त समकालीन जो लेखक थे, वो जो हिंदी, उर्दू भाषा काफ़ी बोलचाल का चलन था, तो उस समय के लेखकों का क्या योगदान रहा है इस आंदोलन में? ज़रा इस पे देखिए। पॉपुलर लेवल पे जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो लिखने के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का जो तबका था, ये बाद में आया। इस वक्त थ्रू पॉपुलर कल्चर, थ्रू ओरल ट्रेडिशन, कहानियों से, कहावतों से, ये तरीके थे ज़्यादा आपस में कम्युनिकेट करने के। उस वक्त लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनकी परंपराएं और उनकी जो विरासत में मिली हुई चीज़ें वो ख़तरे में पड़ रही थी। तो ये वहाबी आंदोलन क्या था? देखिए, ये सिर्फ वहाबी की बात नहीं है। जो आपने कहा कि लोगों को ये फिक्र था कि उनकी परंपराएं खतरे में हैं, ये इसलिए होता है कि इस समय अंग्रेज़ों ने, जो कि पहले नहीं किया था, इस समय उन्होंने सोशल रिफॉर्म करने शुरू किए, रिलीजियस रिफॉर्म करने शुरू किए, परंतु लोगों को साथ रख के नहीं, थ्रू लॉज
कि ये इलीगल है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इम्पोज किया गया। प्लस इसी वक्त मिशनरीज को भी उन्होंने आने दिया, कन्वर्शंस के बहुत ज़्यादा जोर से नहीं, बट कन्वर्शंस भी शुरू हुए, मिशनरी एक्टिविटी बढ़ गई। तो जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे हर बाकी मजहबों के, वो लोग परेशान हो गए थे इसमें। पर एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताना जरूरी है जी कि इस वक्त जो एजुकेटेड लोग थे, वेस्टर्न एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग इस म्यूटिनी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इसमें भारत और भी पीछे चला जाएगा, ये राजा रानी का राज आ जाएगा फिर से। मतलब अंग्रेज़ों को निकाल के एक नए राष्ट्र का निर्माण करना, ये जो सोच है ये 1857 के बाद में आता है। ये जो नेशनल मूवमेंट है नया, जिसके रिजल्ट में कांग्रेस बनती है 1885 में, ये सब नए ऑर्गेनाइजेशंस, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, इनका नतीजा है। 1857 जो है ये संथाल रेबेलियन, भील रेबेलियन, रंपा रेबेलियन, ये जो ट्राइबल्स के, पेजेंट्स के अलग अलग इनकोहेट, जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, जो कि बिल्कुल इमीडिएट ऑपरेशन के बेसिस पे है, वो उसका नतीजा है। ये उस किस्म का रिवोल्ट है। जी जी। इस आंदोलन से एक बात तो साफ हो जाती थी कि जो भारत का विरोध था वो अंग्रेज़ी सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का सामना करने के लिए उनके आगे थोड़ा कमज़ोर थे। ये इनके पास जो वेपन थे वो पुराने थे, परंपरागत, वो तलवार हो गई, इस तरह की चीज़ों से इनकी लड़ते थे, और उनके पास बंदूकें, ऐसे आधुनिक शस्त्र थे जी। तो इस चीज़ को अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए क्या तैयारियां की गई थी उस वक्त शस्त्र के रूप में? कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट्स थे। इसके लिए अंग्रेज़ों के ही जो आर्सेनल्स थे उन्हीं को लूट के, उन्हीं के गन से, वो जो बंदूक जिसमें कहा जाता है कि पिग फैट और काऊ फैट होता था, जिससे कि लोग नाराज हो गए थे, वही गन्स जब लड़ाई करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ तो वही बुलेट्स उन्होंने मुंह में लगाए, उसी से वो अंग्रेजों का खिलाफ लड़े। पर कितना लूट सकते, ये इस मामले में तो बिल्कुल और बाद में भी यही सीख नेशनल मूवमेंट ने भी इसी से सीखी कि हथियार से लेके अंग्रेजों को निकालना पॉसिबल नहीं है। तो उसका उन्होंने विकल्प खोजना शुरू कर दिया। जी। अंग्रेज़ों का ये जो विद्रोह था, ये पहला विद्रोह मेरठ में 10 मई को 1857 में शुरू हुआ। तो ये मेरठ का क्या सिग्निफिकेंस है इसके अलावा? सिग्निफिकेंस मेरठ का एक तो ये है कि ये दिल्ली के पास जी, क्योंकि जो सिंबल था अंग्रेज़ों के खिलाफ वो मुग़ल एम्पायर का था। जब आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने ज़बरदस्ती बहादुर शाह को ही कहा कि आप ही बनेंगे एम्परर, क्योंकि जो सिंबल ऑफ इंडिया वर्सेस यूरोप और ब्रिटेन, उसमें उनको ये नहीं था कि वो कोई हिंदू राजा होना चाहिए। सिंबल वाज द मुग़ल एम्पायर। जी। हर जात में, हर धर्म से लोगों ने एक होकर, जैसा आपने कहा कि इसका विद्रोह किया, नारे बुलंद किए, उसी तरह से रचना कर्म में अगर देखा जाए तो समकालीन लेखकों ने अपनी अपनी ज़बान में, अपने ज़बान में उन्होंने रचनाएं भी रची। किसी ने उर्दू में, किसी ने बंगाली में। तो एक शायर गालिब साहब का जिक्र होता है, उन्होंने 1857 के विद्रोह के ऊपर एक 1857 के ही नाम से एक नज़्म कही थी जी। तो ज़रा और भाषाओं में, ये हर भाषा में ये सबसे एक 1857 का एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन ये रहा कि जब दूसरे लोग बाद में जब मूवमेंट तैयार खड़ी करते थे, चाहे वो मूवमेंट एक सिर्फ धरने की हो या भूख हड़ताल की भी हो, तो जोश तैयार करने के लिए वो 1857 पे, क्योंकि 1857 का सबसे बड़ा लेगेसी ये था कि अंग्रेज़ों से अब हम डरते नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तान में किस तरह राज कर पाए। आफ्टर ऑल कितने कम लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, और पूरे हिंदुस्तान में कैसे राज किया। ये इसको हेजेमनी कहते हैं। उनका हेजेमनी ये था कि ये हमें कोई हरा नहीं सकता है। द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एम्पायर सारे दुनिया में है, हमें कोई हरा नहीं सकता। तो ये जो एक सर्वव्यापी देश भर, एक साल अंग्रेजों को लगा इस म्यूटिनी को तोड़ने के लिए जी। लोग अपने बंदूक तो क्या, कई अपने तलवार लेके लड़ रहे हैं बंदूक के तोपों के सामने, तब भी पड़ रहे हैं जी, तब भी साल लगा इनको। तो ये जो एक जोश पैदा किया 1857 ने, इसको लोगों ने बाद में इस्तेमाल किया
और हर भाषा में। अब जैसे बंकिम ने अपने नॉवेल्स में लिखा, बहुत 1857 को के लेसन्स लिए, और अंग्रेज़ों ने बंकिम पे बहुत प्रेशर डाला कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की आप बात मत कीजिए इसमें। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये उनको बहुत बुरा लगा, काफ़ी प्रेशर डाला गया था उन पे कि कहानी बदलनी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा। हाँ, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश कहानी को बदल के आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम करिए। तो उस वक्त के लिटरेचर के ऊपर भी अपना अंग्रेज बहुत ध्यान रखते थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जी जी। तो ये तो अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी आपने बड़े साफ शब्दों में बताया कि उन्होंने पूरी प्लान्ड वे में ये इंडिया की जो एकता थी भारत की, उसको तोड़ा और खंडित करके अलग अलग तरीके से उन्होंने विभाजित करके उसके हमारे ऊपर राज किया उस वक्त। लेकिन इस आंदोलन से हमारे भारत ने उस वक्त क्या सीख ली? सबसे बड़ी सीख मैंने जो बताया, एक तो ये करेज का, कि हम डरते नहीं हैं, हम लड़ सकते हैं जी। सबसे बड़ी तो बात तो ये थी। दूसरा ये कि अंग्रेज़, जब मैंने कहा अगर वो हेजेमोनिकली रूल करते थे, आइडियोलॉजी से रूल करते थे, जैसे कि उनका ये था कि अंग्रेजी राज की बरकतें, उससे देखो आपको रेलवे मिला, ये मिला, वो मिला, तो ये भी टूट जाता है कि अंग्रेज़ उन्होंने भलाई नहीं करी, इससे अंग्रेज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे लड़ा जा सकता है। तीसरी चीज़ ये सीखी कि इनसे लड़ने के लिए आप हथियार से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हथियार के लेवल पे अंग्रेज़ आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, हथियार से आप नहीं लड़ सकते। ये नेशनल मूवमेंट ने इसीलिए फिर एक मॉडर्न मूवमेंट का तरीका फिर चुनना शुरू किया, एसोसिएशंस बनाए, मास मूवमेंट्स बनाए, जिसमें गांधी जी जैसे का सबसे बड़ा रोल रहा। और 1857 से उन्होंने ये सीखा कि एक नए तरीके से और एक नेशन के हिसाब से, एज अ नेशन, एज अ मॉडर्न नेशन विद अ फ्यूचर, ताकि जो इंटेलिजेंसिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपके साथ रहें, आपके खिलाफ नहीं रहें। प्रोफेसर साहब, ये सिपाहियों का नाम बहुत प्रमुखता से आता है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों का ही विद्रोह था या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। ये सिपाही को जैसे कहते हैं पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म, आफ्टर ऑल ये सिपाही थे कौन? ये पेजेंट्स ही थे सब। तो बाकी सारे जो तबके के लोग थे हिंदुस्तान में, हर एक को अपने अपने कुछ ग्रीवेंसेस थे। जैसे एक मैं आपको मसला दूँ, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अंग्रेजी राज आने के बाद जो लगान लगाई जाती थी, लैंड रेवेन्यू जो पेजेंट को देना पड़ता था, ये बिल्कुल मुगल टाइम का दुगना हो गया था एक ही स्ट्रोक में। सो दुगना टैक्स अगर उसको देना पड़े, और दूसरी बात ये थी कि वो टैक्स जरूरी देना पड़ेगा, चाहे आपका क्रॉप फेल हो गया, चाहे उस साल बारिश हुई है नहीं हुई है, आप बेचिए, जैसे मर्जी करिए, देना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो किस बात का लगान था? ये उनके शासन, उनकी सरकार को चलाने के लिए था? नहीं, उनके रूलर होने का लगान था। इनफैक्ट उस वक्त इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था जी। उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो खर्चा हुआ था, उसका 1/3 हिंदुस्तान के, ये जो लगान, जो ड्रेन जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान से जो ड्रेन हुआ था, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन 1/3 फाइनेंस किया था। अगर हिंदुस्तान को आज हमारी सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसको 1/3 को इन्वेस्टमेंट कहीं से मुफ्त की मिल जाए, तो आप सोचिए हम कहाँ पहुँच सकते हैं। तो एक तो ये कारण था कि लगान बहुत ऊंचा था, इसीलिए पेजेंट्स बहुत अनहैप्पी थे, आम किसान। दूसरी बात, अंग्रेज़ों ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके किया कि कोई भी महाराजा का अगर अपना बच्चा नहीं हो, अपना बेटा ना हो, तो उसका पूरा राज्य जो है वो अंग्रेज़ ले लेंगे। वो महाराज किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ना अपने किसी रिश्तेदार को महाराज लगा सकता है, उसका अपना बेटा नहीं हो, अगर एयर नहीं कोई हो, तो वो पूरा का पूरा प्रोविंस ही ले लेते थे। तो इससे जो राजा लोग थे, ट्रेडिशनल प्रिंसेस थे, वो बहुत नाराज़ थे। और अवध रीजन में जहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग था मूवमेंट, वहाँ के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार वगैरह, उनको भी बिल्कुल डिसएम्पावर कर दिया गया था। तो उनमें भी डिसअफेक्शन था। फिर अंग्रेजी नीति, जो कि उन्होंने फ्री ट्रेड किया, मतलब जो अंग्रेज वहाँ के जो मिल जो कपड़ा बनाते थे, वो फ्रीली इंडिया में आने लग गया। तो इससे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई, तो उससे हज़ारों लाखों जो हस्तशिल्पकार थे, वो लोग बेकार हो गए। तो उनका भी डिसअफेक्शन था। तो ये इसीलिए इसको सिर्फ म्यूटिनी कहना गलत है, इसको हम इसीलिए सिविल रिबेलियन कहते हैं। इट वाज अ सिविल रिबेलियन। पर ये नेशनलिस्ट इस हिसाब से नहीं था, राष्ट्रीय सारे राष्ट्र में था, पर
नेशन एज अ मॉडर्न आइडियोलॉजी ये अभी तक तैयार नहीं था। यही डिफरेंस था इस सिविल रिबेलियन जो कि सारे राष्ट्र में था, पर फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं जी था। जी, सब तबके के लोगों ने मिल के एक साथ, सब मिल के थे, सारे रीजन्स में थे। कुछ रीजन्स में जैसे पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी से बहुत कम लोग आए थे। उसका कारण ये नहीं था कि वो लोग लड़ने के लिए काबिल नहीं थे, ये कारण था कि 1-2 साल पहले ही उन्होंने बहुत बड़ा रिबेलियन किया था जिसको बहुत बुरी तरह सप्रेस कर दिया गया था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 1857 का जो म्यूटिनी है वो सारे देश में नहीं है, कई इलाकों में है, कई में नहीं भी है। पर जहाँ नहीं है वहाँ पे आप देखेंगे 2 साल पहले 3 साल पहले कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसको रिप्रेस कर दिया गया था। यही कारण है कि ये सर्वव्यापी नहीं था जी, परंतु अदरवाइज इट वाज अ नेशनल लेवल मूवमेंट। प्रोफेसर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कहीं और 1857 के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और इस जिंदा दिल और बेबाक शायर की एक नज्म पेश खिदमत है जिसका कि उन्वान है 1857। घर से बाजार में निकले हुए, घर से बाजार में निकले हुए, ज़हरा होता है आब इंसान का, ज़हरा होता है आब इंसान का। चौक जिसको कहे वो मक्तल है, चौक जिसको कहे वो मक्तल है। घर बना है नमूना जिंदा का, घर बना है नमूना जिंदा का। कोई वहाँ से ना सके यहाँ तक, कोई वहाँ से ना सके यहाँ तक, आदमी वहाँ न जा सके यहाँ का। मैंने माना के मिल गए फिर क्या, मैंने माना के मिल गए फिर क्या, वो ही रोना तनो दिलो जां का, वो ही रोना तनो दिलो जां का। गाह चल कर क्या किए शिकवे, गाह चल कर क्या किए शिकवे, गाह चल कर क्या किए शिकवे, सोजिश दाग हाय पिन्हा का, सोजिश दाग हाय पिन्हा का। गाह रोकर कहा किए बाहम, गाह रोकर कहा किए बाहम, माजरा दीदा हाय गिरिया का, माजरा दीदा हाय गिरिया का। इस तरह के
विसाल से गालिब, क्या मिटे दिल से दाग हिजरा का, क्या मिटे दिल से दाग हिजरा का, बस के फाल मायुरीद है आज। हिंदी और उर्दू के साहित्यकारों ने जहां एक तरफ अपने कलम की ताकत से जन चेतना जागृत की, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन देशवीरों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली में कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया। उसके ठीक एक साल बाद रानी लक्ष्मीबाई ने रणभूमि में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। न जाने कितने ही शूरवीर, कितने ही देशभक्त इस लड़ाई में शहीद होते रहे, लेकिन समर की ज्वाला जलती रही जिसका आह्वान 1857 में हुआ था।